एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है। जैसे वैल्यू एडिशन से मतलब समझ में ही आता है कि कोई भी फर्म कितनी वैल्यू ऐड कर रही है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि किस में ऐड कर रही है, कैसे ऐड कर रही है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि भाई मान लो कि कोई भी एक ब्रेड मेकर है, ठीक है। क्या है, एक ब्रेड मेकर है, ब्रेड बनाने वाला आदमी है, जिसकी अपनी एक खुद की क्या है, बेकरी है। वो क्या करता है, अपनी ब्रेड बनाता है, ठीक है। अब ब्रेड किससे बनती है, तो ऑफकोर्स ये बात है, वीट या गेहूँ से बनेगी। तो वो क्या करता है, एक किसान से गेहूँ मतलब वीट का आटा लेता है, ठीक है, वीट फ्लोर लेता है। तो जो वीट फ्लोर लेता है, ये इसके लिए क्या हो गया, ब्रेड मेकर के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। प्लस वो वीट बनाने के लिए इसमें क्या डालेगा, अपने भाई जो प्रोसेस है उसको बेकिंग करना है, ठीक है। इसमें वर्कर की वैल्यू भी आ गई, जो आपके जो काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। तो ये जब ये सब चीज़ें आ गई ना, ये क्या कर दिया उसने, ये जो रॉ मटेरियल था, जो गेहूँ था, ठीक है, जो आटा था, इसको कुछ प्रोसेस करके क्या कर दिया, इकोनॉमिक यूज़ में ले आया। इकोनॉमिक यूज़ मतलब अब आप क्या कर सकते हो, जो ब्रेड बनी है आप उसको खा सकते हो, मतलब उसका एक इकोनॉमिक यूज़ हो गया, ठीक है। तो वो ये कि इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है, आटे की जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, उसको जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, वैल्यू एडिशन बोल देते हैं। अब इसको भी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वही पैसे के टर्म में ही करेंगे। पैसे के टर्म में कैसे, मान लो कि भाई जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू कितनी थी, 50 रुपये, ठीक है। 100 रुपये का उसने काम कर दिया। यहाँ पे जो उसका इंटरमीडिएट वैल्यू है, जो वैल्यू एडिशन किया 100 रुपये का, ठीक है, जिसमें आपके वर्कर भी आ गया, ओवन का खर्चा भी आ गया, ठीक है, जो आपके बटर डलता है बनाने के लिए वो भी खर्चा आ गया, ठीक है, और दूसरे खर्चे आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 100 रुपये का वो खर्चा किया, और इसने इसे क्या बेचा, 150 रुपये में या 200 रुपये में। प्रॉफिट भी ऐड कर रहा था, लेकिन मैं बिना प्रॉफिट के बोल देता हूँ कि 150 रुपये में उसने मार्केट में सेल किया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुई कि भाई जो 50 रुपये है वो तो उसकी रॉ मटेरियल की वैल्यू हो गई, 100 रुपये उसका क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है, और 50 रुपये उसकी क्या हो गई, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यदि कोई मान लो कि आपको दे दे कि भाई किसी चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू 300 रुपये है, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, 300 रुपये है, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, या फिर जो प्राइमरी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो 100 रुपये है। तो उसका वैल्यू एडिशन बताओ कितना हो गया, तो सीधा माइनस कर देंगे इसमें, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया भाई, 200 रुपये का हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू एडिशन, 200 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हो गई यहाँ से कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। अब इसी वैल्यू एडिशन में ये एक फर्म का हो गया, एक फर्म यानी एक बिजनेस का हो गया। अब ऐसे ही आपकी इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स हैं, ठीक है, फर्म नंबर 1 प्लस फर्म नंबर 2 प्लस फर्म नंबर 3, 1 2 3 जो भी हैं उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देते हैं इस वैल्यू एडिशन को, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता था, इस पहले जीडीपी की जगह हम जीबीए कैलकुलेट करते थे। जीबीए क्यों कैलकुलेट किया जाता था, क्योंकि क्या होता था, कभी कभी डायरेक्ट जीडीपी की कैलकुलेशन में क्या होता था कि ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ भी काउंट हो जाती थी और आगे भी काउंट हो जाती थी। मतलब मान लो कि जो किसान है वो 50 रुपये की चीज़ें बेच रहा है, तो उसके लिए 50 रुपये उसके लिए काउंट कर लिए। फिर कोई ब्रेड वाला है, वो 150 रुपये की चीज़ें बेच रहा है, तो 150 काउंट कर लिए। तो मतलब 50 जो रुपये हैं हमने दो बार काउंट कर लिए। हमने ब्रेड मेकर के लिए भी काउंट कर लिए और हमने फार्मर के लिए भी काउंट कर लिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, जो आप डेटा इंक्लूड कर रहे हो इनकम का या एक्सपेंडिचर का, उस डेटा को रोकने के लिए क्या है, जीबीए को लेके आया गया, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि भाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, जो प्रोडक्शन है फर्म का, उसकी वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड मतलब वही रॉ मटेरियल। क्या इंटरमीडिएट गुड मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है। हिंदी में आपको क्लैरिटी हुई गई होगी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धन बोल देते हैं, या सकल मूल्य या सकल वर्धित मूल्य बोल देते हैं, जीबीए, ठीक है। एक उत्पादकता मैट्रिक है जो किसी अर्थव्यवस्था, उत्पादक क्षेत्र में कॉर्पोरेट सहायक कंपनी, ठीक है,
कंपनी या नगर पालिका के योगदान को मापता है। कैसे नापता है, किसी भी फर्म में कैसे मापेगा भाई, फर्म के उत्पादन का मूल्य क्या है और फर्म के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले मध्यवर्ती सामानों का मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका GVA निकल के आ जाएगा। ठीक है, सकल मूल्य संवर्धन। ठीक है, क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि भाई किसी भी इकोनॉमी में जब आप क्या करते हो, फिक्स असेट को जनरेट करते हो, फिक्स असेट का एडिशन करते हो। ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन करना, ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन करना, जो अपन GDP से निकाल लेते हैं कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है। अब GDP में सारा सामान बेच दिया आपने तो कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट की वजह से आपने क्या किया, कुछ कैपिटल और बना ली अपनी, जैसे एक बिल्डिंग और बना ली, 4 ज़मीनें खरीद ली, 10 मशीनें खरीद ली। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, आपका फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक RBI ने एक डेफिनेशन दी थी। ठीक है, कि एग्रीगेशन यानी जोड़ना। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ ग्रॉस एडिशन टू द फिक्स असेट। ठीक है, जो आपकी फिक्स असेट है उसके अंदर, ठीक है, और दूसरी जो फिक्स असेट है उस साल में कितनी आके ऐड हुई। ठीक है, या फिर जो आपके स्टॉक्स हैं, मान लो स्टॉक को भी अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मान लो कैपिटल, स्टॉक को कैपिटल कैसे बोलते हैं कि स्टॉक यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी और चीज़ का भी स्टॉक हो सकता है, आप जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, मशीन का स्टॉक हो सकता है, कपड़ों का स्टॉक हो सकता है, या फिर कोई और आपकी जो वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है, जो कैपिटल है उसका स्टॉक हो सकता है। तो जो स्टॉक है उसके अंदर जो चेंजेस हैं उनको भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड किया जाता है। अब मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे डेटा आने वाला है। ये जो डेटा था इसका कि भाई GFCF क्या है, ठीक है, GFCF का जो डेटा था RS के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से आपको ये सारी डेफिनेशंस थी हमारी जो आपकी पूरी हो गई। अब आते हैं डेटास पे। ठीक है, अब इकोनॉमी के डेटा को रीड कर लेते हैं। तो डेटा में कुछ भी नहीं है, जो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, जो ये मार्क किया हुआ डेटा है यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे डेटा हैं, याद नहीं रहेंगे। जो मार्क किया हुआ डेटा है वही पेपर में आता है। तो अब मैंने पहले आपको सारी GSDP, GDP, NDP, बेस प्राइसेस, करंट प्राइसेस, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही इसलिए बता दी हैं ताकि मैं जब डेटा पढ़ाऊँ तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि भाई करंट प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या है। ठीक है, तो वो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। अब GSDP वही आपको पता ही था, GSDP का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी राज्य का घरेलू उत्पाद, और उसमें भी ग्रॉस ले रहे हैं, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो हमारा 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, ठीक है, 14,13,620 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखना कि करोड़ के फॉर्म में है। ठीक है, 14,13,620 रुपये। ठीक है, कितना, 14,13,620 रुपये। पिछली साल कितना था, अगर 2021-22 में दिया जाए तो 2021-22 का डेटा याद नहीं करना है, लेकिन जनरली क्या हो रहा है कि आप उसको कंपेयर करोगे तो आपकी ग्रोथ रेट आएगी। तो पिछली साल कितना था, 12,18,193 रुपये। तो पिछली साल से इस साल कितनी ग्रोथ हो गई, 16.4% की ग्रोथ है। तो GDP में करंट प्राइसेस पे यानी GSDP में, जो स्टेट की GSDP है, ठीक है, उसमें करंट प्राइसेस पे ग्रोथ कितनी है आपकी, 16.04%। और इंडिया में ग्रोथ कितनी है, यदि नेशनल लेवल पे देखें तो 15.4%। यानी हमारी जो GSDP है करंट प्राइसेस पे, वो आपकी नेशनल GDP से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि हमारी GDP कितनी है, 16.4%, और इंडिया की GDP कितनी है, 15.4%। ठीक है, किस पे, करंट प्राइसेस पे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी RS में पूछ ली जाती है, तो आप याद रखना 14,13,620। और इंडिया की GDP कितनी है, 273 लाख करोड़। इतना याद कर लो बस, 273 लाख करोड़। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो आगे का वाला भी अगर पूछा हो सकता है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लोगे 273 लाख करोड़ है। ठीक है, चलिए GSDP होगी। अब आगे चलते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस पे आपकी स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है। कांस्टेंट प्राइस पे स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको कि भाई स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो यहाँ पे जब डेटा देखोगे तो देख सकते हो कि 2022-23 में कितना था, 79,000। ठीक है, सॉरी 7,99,449। ठीक है, 7,99,449। ठीक है, ये आपकी क्या थी,
कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी है, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। फिर पिछले साल के मुकाबले पिछली साल कितनी थी, 7,38,922, 30,00,000 7,99,449 है। तो उस पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीमेंट कितना है, 8.19% का। वहीं यदि इसको कंपेयर किया जाए ऑल इंडिया लेवल से, ठीक है, यानी नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे आपकी जीडीपी कितनी है कांस्टेंट प्राइसेस पे, 157 लाख करोड़ है, ठीक है, इतना याद रख लो बस, 157 लाख करोड़ है, ठीक है। अगर पूरा भी याद करना चाहे कि भाई कोई सोचे कि मैं पूरा याद कर सकता हूँ, तो वो पूरा डेटा भी याद कर सकता है, 157,60,363 करोड़ रुपये, ठीक है। और पिछली साल के मुकाबले चेंज कितना है जीडीपी में, यहाँ पे 7% का चेंज है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी है कि हमारी जो ग्रोथ है, अपन बोलते हैं ना 7% से ग्रो कर रही है, 6% से ग्रोथ कर रही है जीडीपी, तो वो यही है, ठीक है। तो इंडिया में ग्रोथ रेट क्या थी कांस्टेंट प्राइसेस पे, स्थिर मूल्यों पर 7%। वहीं राजस्थान में कितनी थी, 8.19%। तो देख सकते हैं कि भाई राजस्थान फिर से करंट प्राइसेस में भी और कांस्टेंट प्राइसेस में भी जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा है, यानी नेशनल जीडीपी से हमारी स्टेट जीडीपी दोनों केसेस में ज़्यादा है। तो स्टेट जीडीपी में ग्रोथ कितनी थी, 16.4% की। वहीं वो करेंट वो कांस्टेंट प्राइसेस पे स्टेट जीडीपी में ग्रोथ कितनी थी, 8.19% की, ठीक है। ऑल इंडिया में यदि देखें तो भाई 15.4% करंट प्राइसेस पे और 7% किस पे, कांस्टेंट प्राइसेस में इंक्रीज था। तो आपको शायद अब यहाँ पे जीडीपी का डेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब जीएसवीए देख लेते हैं। जीएसवीए क्या है, तो मैंने आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन बता ही दिया कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक फॉर्म में जितना वो वैल्यू ऐड करती है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड को यूज करके उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बनाने के लिए जितना वैल्यू एडिशन होता है उसी को क्या बोल देते हैं अपन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोल देते हैं, सारी फॉर्म्स को मिला के। तो वहीं अब स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडिशन यदि देखा जाए तो कितना था, तो 2021-22 में, बस ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है ना, बस यही याद करना है, ज़्यादा आपको डेटा यहाँ पे याद नहीं करना है। तो करंट, यदि करंट प्राइसेस पे देखें, ठीक है, करंट प्राइसेस में जीएसवीए का डेटा 2022 में 13.11 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2021 में 11.34 लाख करोड़ रुपए था। जो यदि देखा जाए तो उस पर जो आपका इंक्रीमेंट है या परसेंटेज ऑफ चेंज है, ठीक है, ये चेंज का साइन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ चेंज है वो कितना है, 15.57% है। अब क्या होता है, जब आप वैल्यू एडिशन निकालते हो ना, तो वैल्यू एडिशन आपको अलग अलग सेक्टर में निकालना पड़ता है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में देखें कि भाई किस सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अपन 3 सेक्टर जनरली लेते हैं यहाँ पे। 3 सेक्टर में क्या क्या लेते हैं, पहला तो एग्रीकल्चर सेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रीज लेते हैं, ठीक है, मोटे मोटे हमने 3 सेक्टर ले लिए, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मान लो, और तीसरा ले लेते हैं सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, तो यहाँ पे आपको दोनों याद करने हैं, आपको राजस्थान का भी याद करना है और आपको इंडिया का भी याद करना है। जनरली वो पूछता तो यहीं से है, जो ये आपका है यहीं से वो पूछ लेता है, लेकिन फिर भी यदि मान लो खुदा ना खास्ता यदि वो मान लो कि किसी सेक्टर का भी पूछ लेता है कि भाई साहब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन था 2022-23 में, तो भी हमें याद होना चाहिए। और ये हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में ही पूछेगा, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो सेक्टर कंपोजिशन देख लेते हैं फटाफट कि राजस्थान में एग्रीकल्चर का 28%, 28.95% एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन था। वहीं सेंट्रल लेवल पे यानी इंडिया पे नेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो कितना था, 18.11%, 18.11%। सर्विसेज में देखें तो भाई स्टेट लेवल पे कितना था, 43.74%, नेशनल लेवल पे 53.41%, 53.41%, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में राजस्थान में कितना है, 27.31%, और नेशनल लेवल पे कितना है, 28.48%, जो कि लगभग सेम है। ये कंपैरिजन इसलिए करके बताया जा रहा है कि भाई किस सेक्टर का कितना प्रतिशत स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में आता है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आपको शायद क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ये डेटा याद रखना है और इसका एक बार आप देख लीजिए ऊपर ऊपर से, जनरली नहीं पूछता है लेकिन पूछ भी ले फिर भी याद होना चाहिए, ठीक है। एक झलक होती है ना, एक झलक दिमाग में रह जाती है, उसी तरह से आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो थी आपकी करंट प्राइसेस पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन। एक बार बेसिक प्राइसेस पे और देख लेते हैं कि बेसिक प्राइसेस पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना था। तो बेसिक प्राइसेस में बेस ईयर हमने वही 2011-12 को माना है यहाँ पे, ठीक है, 2011-12 को बेस ईयर माना है, उसी के बेसिस पे बेसिक प्राइस निकालते हैं। तो 2022 में 7.33% क्या थी आपकी जीएसबीए थी, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन,
ठीक है। पिछली साल कितना था, 6.80 लाख करोड़ रुपए। इस साल कितना है, 7.33 लाख करोड़ रुपए। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 7.88%। ठीक है। फिर सेक्टर वाइज यदि एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये जनरली नहीं पूछेंगे इतना, ठीक है, डीप में जाके नहीं पूछते हैं। तो इस डेटा को भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये सिर्फ डेटा याद करने का है, इसमें कुछ भी ऐसा मतलब है नहीं, सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे मार्क करके लिख दिया है ईज करने के लिए कि भाई कौन कौन सा डेटा पढ़ना है। अब इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की नीड नहीं है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसको पढ़ लो पीपीटी को, उससे हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हम नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन तुम्हें समझाई थी कि स्टेट नेट जीडीपी क्या है। ठीक है, नेट जीडीपी को तो हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, नेशनल लेवल पे। लेकिन जो आपका स्टेट है उस पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनएसडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनएसडीपी में क्या होगा, जब जीएसडीपी में से डेप्रीशिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस कर देंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को, ठीक है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एनएसडीपी आ जाएगा। ठीक है, एनएसडीपी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है कि ये देखना है कि भाई करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे आपकी जीडीपी पिछली साल के मुकाबले इस साल कितनी ग्रो कर रही है। ठीक है, एनएसडीपी, बस इतना ही आपको याद करना है। तो सिंपल है, याद कर सकते हो इजीली। 10,84,845 करोड़ रुपए 2021-22 में था, और इस साल हमने एस्टीमेट लिया है एनएसडीपी का कितना लिया है, 12,59,527 रुपये, जो कि पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, 16.10% इंक्रीमेंट है। वहीं कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें तो कितना लिया है हमने भाई, 6,42,668, जो पिछले साल था। इस साल कैल हमारा कितना निकल के आया है एनएसडीपी, 6,94,771 रुपये। ठीक है, जो पिछली साल के मुकाबले कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 8.11%। ठीक है, तो करंट प्राइसेस पे एनएसडीपी, ठीक है, ठीक है, करंट प्राइसेस पे एनएसडीपी की वैल्यू कितनी है, इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट कितना है, 16.10%। ठीक है, वहीं यदि स्थिर मूल्यों पे देखा जाए, ठीक है, यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे देखा जाए, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे देखा जाए तो कितना परसेंटेज ग्रोथ है, ठीक है, वृद्धि दर क्या है आपकी, 8.11%। ठीक है, तो राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यदि कोई पूछ ले आपसे कि भाई करंट प्राइसेस पे कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि करंट प्राइसेस पे 2022-23 में राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 12,59,527 रुपये है, और उसी पे यदि वृद्धि दर पूछ ली जाए तो वो कितनी है, 16.10% है। ठीक है, स्थिर मूल्यों पे 6,94,771 रुपये है, और ग्रोथ रेट कितनी है, 8.11% है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एनएसडीपी क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो एनएसडीपी अपन ने ऊपर से निकाला था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये है। ठीक है, ये सब ये ध्यान रखना कि यदि कोई पूछ ले आपसे कि किन प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर भी बताया था इन सबको मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए पर कैपिटा इनकम में क्या होता है कि भाई यदि मान लो पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि भाई आज आप हो जो राजस्थान के निवासी हो, तो राजस्थान में पिछली साल एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अनुसार पता था कि भाई रिपोर्ट किसकी थी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी। उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में जो जनसंख्या थी वो कुछ 8.33 करोड़ थी। ठीक है, लेकिन वैसे हम जब आधिकारिक रूप पे लेते हैं तो 2011 के सेंसस का डेटा लेते हैं, 6 करोड़ के आसपास है। ठीक है, वहीं एक हेल्थ सर्वे जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक सर्वे किया तो पता चला कि भाई अभी करंट में राजस्थान की जो है वो कितनी हो गई है, 8.33 करोड़ हो गई है क्या पॉपुलेशन। तो जब आपका टोटल राज्य का जितना भी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी जितना भी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जब उसको आप अपनी ईयर पॉपुलेशन से, ठीक है, राजस्थान की ईयर पॉपुलेशन से, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन लिया, मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन इसलिए लेते हैं कि हो सकता है कि कुछ बच्चों ने जन्म लिया उस साल, कुछ लोग मर गए, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो उस एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को उस साल की, ठीक है,
जो उस साल का जो मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या है, ठीक है, जो मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, ठीक है। अब इसी पे 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि भाई 2020-21 में राजस्थान राज्य की प्रचलित कीमतों पर यानी करंट प्राइसेस पे, ठीक है, करंट प्राइसेस पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। यही आपका आर एस प्रीलिम्स का 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम जो डेटा पढ़ रहे हैं वो किस तरह से काम आएगा, नहीं आएगा, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे 2021-22 और 22-23 आ गया, वो जो पूछा था वो तो 2020-21 का पूछा था, इसका एमसीक्यू हम अभी जब एमसीक्यू लेंगे क्लास के एंड में तो आपको करवा देंगे, ठीक है। फिर अब प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं कितनी थी। तो यदि प्रचलित कीमतों पर यानी करंट प्राइसेस पे देखें, प्रचलित कीमतों पर देखें तो 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,56,149 रुपये है। ये सिंपल रुपए के टर्म्स में लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो हम कितने जनरली रुपए में निकालेंगे। तो 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,56,149 रुपये। वहीं 2021-22 का पूछ ले तो 1,35,962 रुपये, ठीक है। इन दोनों को मिला के यदि इन दोनों को कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि भाई इस साल जो परसेंटेज चेंज है या परसेंटेज इंक्रीज है, जो वृद्धि दर है, ठीक है, प्रचलित कीमतों में प्रति व्यक्ति आय की, वो कितनी है, 14.85% है, 14.85% है। तो इससे आपकी क्या कैलकुलेट होगी, राजस्थान स्टेट की प्रति व्यक्ति आय कितनी है प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है। वहीं यदि भारत का देखें, ठीक है, भारत का देखें, ये क्या है आपका इंडिया का है डेटा, किसका है, इंडिया का डेटा है। इंडिया का देखें तो हमारी 2022-23 में 1,70,620 रुपये थी 2022-23 में, और 21-22 में कितनी थी, 1,50,007 रुपये, ठीक है। 21-22 में कितनी थी, 1,50,007 रुपये, जो कि 2022-23 में कितनी हो गई, 1,70,620 रुपये। तो यदि परसेंटेज इंक्रीमेंट यानी वृद्धि दर देखी जाए तो कितने परसेंट का वृद्धि हो गया, 13.7% की वृद्धि हो गई इंडिया की पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। अब देखा जाए कि भाई किस में, यदि सिंपल सा पूछ ले कि भाई एक स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है, ठीक है। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यदि एब्सोल्यूट टर्म में पूछ लेता है तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,70,000 रुपये, लेकिन वहीं राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,56,000 रुपये। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया की भारत की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जब भारत के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय किसकी ज़्यादा है, भारत की ज़्यादा है, ठीक है। वहीं यदि वृद्धि दर की बात करें कि पिछली साल के मुकाबले 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर किसका ज़्यादा है, तो वो किसका ज़्यादा है, राजस्थान का ज़्यादा है, ठीक है। किसका ज़्यादा है, राजस्थान का ज़्यादा है। क्लैरिटी हो गई है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें, यदि पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट प्राइसेस, यहाँ पे बेस ईयर हमने 2011-12 ही लिया है वापस, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस पे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2021-22 में कितनी थी, 80,545 रुपये। वहीं वो बढ़ के 2022-23 में इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 86,134 रुपये। तो टोटल वृद्धि दर, टोटल चेंज कितना देखने को मिला हमें, इंक्रीमेंट कितना देखने को मिला, 6.94% का चेंज देखने को मिला, ठीक है। तो ये प्रति व्यक्ति आय हो गई आपकी यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय से 2021 में क्वेश्चन आया है, इसी तरह किसी भी इंडिकेटर्स जो मैंने ऊपर पढ़ाए हैं, चाहे वो जीडीपी हो, मतलब जीएसडीपी हो, एनएसडीपी हो, जीएसवीए हो, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो, इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आ सकता है। चलिए एक इंडिकेटर और बच गया, वो और देख लेते हैं कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ठीक है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा ही दिया था, ठीक है, जब डेफिनेशन बताई थी। तो किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन हुआ फिक्स कैपिटल का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल बोल दिया सिंपल टर्म्स में। तो उसका डेटा देख लेते हैं कि भाई राजस्थान में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ठीक है। तो करंट प्राइसेस पे राजस्थान में
जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो 3,46,844 करोड़ रुपए है, 3,46,844 करोड़ रुपए है, ठीक है। जो हमारी पूरी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 28.7% है, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या दे दिया जाए कि राजस्थान में, ठीक है, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, कितना प्रतिशत सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 28.47%, ठीक है। याद कर लेंगे तो इसको एक फॉर्मूले में बना के लिख लो यहाँ पे, जीएसडीपी कितना प्रतिशत है, या जीएसडीपी डिवाइडेड बाय जीएफसीएफ, ठीक है, राजस्थान स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीएफसीएफ का कितना प्रतिशत है, 28% है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यदि पूछ लिया जाए कि भाई यदि रेशियो निकाला जाए, ठीक है, किसका, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, तो वो रेशियो क्या आ रहा है आपका, 28% आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इस साल सीधा सीधा पूछा जा सकता है। उसी के साथ आपका जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है करंट प्राइसेस पे, वो कितना है, 3,46,844 करोड़ रुपए है, ठीक है। जो पिछली साल के मुकाबले कितना बढ़ गया है, 26.63% बढ़ गया है, जो 26.63, जिसमें क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, टोटल वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा आपको मतलब डीप में इसमें नहीं जाना है। बस अब एक ये तो करंट प्राइसेस पे था, एक कांस्टेंट प्राइसेस पे और देख लेते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट इसलिए डाला है ताकि आपको कंपेयर करने में ईज रहेगा कि पिछली साल के मुकाबले इस साल कम हुआ, बढ़ा, क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो पर कैपिटा इनकम, अच्छा ये पर कैपिटा इनकम का है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर पढ़ा ही दिया आपको, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हुई थी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, लेकिन वो जो ग्रॉस इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन वो क्या थी, सब प्रोविजनल डेटा था। अब प्रोविजनल डेटा के ऊपर जनरली आरएएस क्वेश्चन नहीं पूछते, आरपीएससी जनरल क्वेश्चन नहीं पूछते, आरपीएससी प्रोविजनल डेटा के ऊपर क्या नहीं पूछता, क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है।